स्वागत है आपका पैडा पॉइंट में। दिस इज राहुल मेहरा और हिंदी पेडागोजी सीरीज़ का ये हमारा चौथा वीडियो है। 3 वीडियोज़ हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं हिंदी पेडागोजी पे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 45 तक कवर किए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 हिंदी पेडागोजी का। चलिए देखते हैं। बच्चों में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? भाषा अधिगम के रूप में, भाषा आत्मसातीकरण के रूप में, अमूर्त भाषा विकास के रूप में या भाषा अर्जन के रूप में। तो हमारा पॉइंट है बच्चों में मातृभाषा के विकास, मदर टंग की बात कर रहे हैं। तो बच्चे जन्म लेने के बाद से ही भाषा सीखने लगते हैं। बच्चे पहले कूइंग करते हैं, बैबलिंग करते हैं, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उनके अंदर भाषा प्रवेश करती जाती है, इनबिल्ट होती जाती है। और नाम चोम्स्की ने कहा है कि बच्चों के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, मानव के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जैसे हम लैट के नाम से जाना जाता है। भाषा स्वाभाविक रूप से सीखते हैं सभी। भाषा अर्जन होता है, भाषा अर्जन के थ्रू बच्चे भाषा सीखते जाते हैं। तो भाषा अधिगम है इसका आंसर, भाषा आत्मसातीकरण है, अमूर्त भाषा विकास है या भाषा अर्जन। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी भाषा अर्जन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। एक सक्रिय श्रोता तुरंत किस बारे में समझ बना लेता है? ऑप्शन नंबर 1, वक्ता क्या कहने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2, दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर 3, वक्ता क्या कहना चाहता है। या ऑप्शन नंबर 4, वक्ता के कथन में निहित तर्क क्या है। सो 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चलिए देखते हैं किसकी बात चल रही है। एक सक्रिय श्रोता के बारे में बात चल रही है। सक्रिय श्रोता तुरंत किस बारे में समझ बना लेता है? अगर कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा है या कोई एड्रेस चल रहा है, एक वक्ता है वो एड्रेस कर रहा है गैदरिंग को, पूरे एक समाज को, एक क्लास को वो एड्रेस कर रहा है, तो उस वक्ता की बात को सक्रिय श्रोता किस बारे में समझ बना पाता है, किस बारे में समझ बना लेता है? वक्ता के रिगार्डिंग है ये। वक्ता क्या कहने का प्रयास कर रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, वक्ता क्या कहना चाहता है। तो ये सारे तो वो अंदाज़ा लगा लेता है, समझ भी बना लेता है वो क्या है। लेकिन मेन हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। वो क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि इसमें एक रीज़न की बात करी गई है, एक तर्क की बात करी गई है। इसमें श्रोता पता कर लेता है कि वक्ता के कथन में निहित तर्क क्या है, क्या रीज़न है, क्यों वो वैसा बोल रहा है। सक्रिय श्रोता तो तभी हुआ वो जब पता कर पा रहा है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 48। कक्षा में काव्य पढ़ाने के लिए अध्यापक ने सबसे पहले कविता पाठ किया, तत्पश्चात विद्यार्थियों को या शिक्षार्थियों को समूह कार्य में शामिल किया। एक समूह ने कविता की थीम लिखी, दूसरे समूह ने मुख्य पात्र को वर्णित करने के लिए चित्र बनाए और तीसरे समूह ने सारांश लिखा। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, देखते हैं। कक्षा में सभी विद्यार्थियों को सक्रिय शामिल करना, शिक्षार्थियों की विविध योग्यताओं और रुचियों को पोषित करना, शिक्षार्थियों को आकलन के लिए तैयार करना या शिक्षार्थियों का ध्यान भंग करना। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। पहले मैं आपको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कक्षा है, कक्षा में काव्य पढ़ाने की बात चल रही है, टीचर काव्य पढ़ा रहे हैं और टीचर ने क्या करा, सबसे पहले कविता पाठ किया, पोएम रेसिटेशन किया। हिंदी लैंग्वेज है तो पोएम रेसिटेशन होगा और इंग्लिश लैंग्वेज है तो पोएम रेसिटेशन होगा, हिंदी लैंग्वेज है तो कविता पाठ होगा। कविता पाठ करने के बाद क्या कर रहा है शिक्षक? शिक्षार्थियों को समूह कार्यों में शामिल किया जाता है। उसने ग्रुप वर्क दे दिए, टीचर ने ग्रुप वर्क दे दिए। कैसे ग्रुप वर्क दे दिए? एक समूह ने क्या करा, कविता की थीम लिखी, दूसरे समूह ने मुख्य पात्रों का वर्णन किया और तीसरे समूह ने चित्र बनाए। उस समूह ने और अगले समूह ने सारांश वगैरह किया। ऐसे अलग अलग टास्क दे दिए, अलग अलग ग्रुप्स बना के टीचर ने। अब इस गतिविधि का क्या उद्देश्य होगा? देखिए, शिक्षार्थियों का ध्यान भंग करना, ये तो टोटली इनकरेक्ट होगा। ये तो हमारा कहीं से भी करेक्ट नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट नहीं होगा। उनका ध्यान भंग कराने के लिए कर रहे हो क्या?
सिखाने के लिए कर रहे हैं, हम उन्हें ध्यान भंग क्यों कराएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों को आकलन के लिए तैयार करना। हाँ, कुछ हद तक होगा, आकलन के लिए तैयार कर रहे हैं कि उनने क्या पढ़ा, कैसे हम उनको एग्ज़ामिन करेंगे, हो सकता है ये, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो ये तो बेस्ट ऑप्शन नहीं लग रहा प्रथम दृष्टया। देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों की विविध योग्यताओं और रुचियों को पोषित करना। यस, ये भी है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों को शामिल करना। हाँ, ये भी है, लेकिन मुख्य उद्देश्य नहीं है ये। मुख्य उद्देश्य की बात करी देखना है हमें, तो मुख्य हमारा ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखो क्या कर रहा है शिक्षक, शिक्षार्थियों की विविध योग्यताएं, अलग अलग बच्चों के अंदर स्किल्स हैं, अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको पोषित कर रहा है, उनको सेटिस्फाई कर रहा है, ताकि बच्चे अपनी कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा एनहेंस कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 49, ऐसी कक्षा जिसमें द्वितीय भाषा का पठन होता है, एक प्रकार से बहुविध भाषाओं का जमावड़ा सम्मिलित है, इस प्रकार की कक्षा में अध्यापक की भूमिका क्या होगी। अपेक्षित कौशलों के विकास के लिए विद्यार्थियों को सुविधाजनक परिवेश देना, विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का सारांश और सरलीकृत रूप देना, विद्यार्थियों को व्याख्यायित टिप्पणियाँ देना, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को विविध प्रकार के कार्यों वाली वर्कशीट देना। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन के आंसर को आप सेलेक्ट करना। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। ऐसी कक्षा जिसमें द्वितीय भाषा, सेकंड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज का पठन होता है, एक प्रकार से बहुविध भाषाओं का जमावड़ा है, डिफरेंट लैंग्वेज यूज की जा रही हैं उस कक्ष में। इस प्रकार की कक्षा में अध्यापक की भूमिका क्या होगी, व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर, क्या रोल होगा। देखते हैं। अपेक्षित कौशलों के विकास के लिए विद्यार्थियों को सुविधाजनक परिवेश देना। यस, निश्चित रूप से देना है, लेकिन और भी ऑप्शन देखेंगे हम। विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का सारांश और सरलीकृत रूप देना। तुम उसको पाठ्य सामग्री की समरी दे रहे हो, क्या मतलब है उसका, बच्चों को खुद को निकालने दो समरी, तो ये तो नहीं होगा। विद्यार्थियों को व्याख्यायित टिप्पणियाँ देना, अपने द्वारा व्याख्या कर दी किसी टेक्स्ट की, उसकी व्याख्या, उसको डिस्क्राइब करने के बाद वो दे रहे हो आप, पकाया स्पून फीडिंग कर रहे हो कि ये ऐसा ऐसा है, ये ले लो, तो ये भी नहीं करना है, बच्चों को खुद सीखने के मौके देना है। फोर्थ क्या है, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को विविध प्रकार के कार्यों वाली वर्कशीट देना। तो पाठ्यक्रम पूरा करना ये कोई टारगेट नहीं है, ये तो नहीं होना चाहिए टारगेट। हमें बच्चों को सिखाने पर ध्यान केंद्रित करना है, उनके अंदर जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना है, उनको एक्सपोज करना है। तो स्किल्स डेवलप की करने की बात करी गई है ऑप्शन नंबर 1 में। अपेक्षित कौशलों के विकास के लिए विद्यार्थियों को सुविधाजनक परिवेश देना, आप उनको एक एनवायरनमेंट दो, एक अच्छा एनवायरनमेंट दो ताकि वो सीखें। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। आपने एक ऐसा परीक्षा पत्र बनाया है जिसके द्वारा आप अपेक्षा करते हैं कि विद्यार्थी काल रूप, योजक, कारक, विशेषणों का सही प्रयोग बता पाएँ। आपने इस परीक्षा पत्र में किस उपागम का प्रयोग किया है। ऑप्शन हैं अप्रत्यक्ष व्याकरण परीक्षण, मिश्रित व्याकरण परीक्षण, समेकित व्याकरण परीक्षण, प्रत्यक्ष व्याकरण परीक्षण। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको एक ही वर्ड पिकअप करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। क्या है, आपने एक ऐसा परीक्षा पत्र बनाया है, आपने एक क्वेश्चन पेपर बनाया है, ठीक है। आप 5th क्लास या 4th क्लास, जिस भी क्लास के क्लास टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं, आपको एक परीक्षा पत्र बनाना है। उसमें क्या है, आपके द्वारा आप परीक्षा अपेक्षा करते हैं कि शिक्षार्थियों का काल रूप, योजक, कारक और विशेषणों का सही प्रयोग बता पाएँ। तो व्याकरण की बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको आप उस परीक्षा पत्र में इनकलकेट कर रहे हैं। और इनकलकेट कैसे कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन बना रहे हैं, उन क्वेश्चन को संदर्भ में प्रयोग कर रहे हैं, उन जैसे योजक चिन्ह है, विशेषण है, इनका वाक्यों में प्रयोग कर रहे हैं, या वर्कशीट बनाई है, जो भी किया है आपने प्रश्न पत्र में। आपने इस परीक्षा पत्र में किस उपागम का प्रयोग किया है। तो देखिए, अप्रत्यक्ष व्याकरण ये तो होगा नहीं, व्याकरण दी है अप्रत्यक्ष, ये ऐसा नहीं है। मिश्रित व्याकरण कार्य, स्पेशली व्याकरण दिया नहीं है,
नहीं दिया ना, स्पेशली व्याकरण नहीं दिया, और वो सारी चीज़ें भी दी होंगी। प्रत्यक्ष व्याकरण, अप्रत्यक्ष व्याकरण और प्रत्यक्ष व्याकरण, ये तो होगा नहीं। अप्रत्यक्ष व्याकरण, प्रत्यक्ष व्याकरण ये तो होगा नहीं हमारा। इसमें एक चीज़ आप पकड़िए, क्या है इसमें, इनकलकेट कर रहा है टीचर, इनकलकेट कर रहा है, संदर्भ में प्रस्तुत किया है टीचर ने। तो समेकित या इंटीग्रेटेड ग्रामर टेस्ट है ये, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा समेकित व्याकरण परीक्षण। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। बच्चे अपनी शुरुआती अवस्था में दीवार, फर्श और कॉपियों में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। भाषा अधिगम में इस चरण को क्या कहते हैं? देखते हैं। उद्गामी साक्षरता, लेखन कौशल, लेखा चित्र विकास, कीरम कांटे या स्क्रिबलिंग। तो क्या कर रहा है बच्चा, अभी शुरुआती अवस्था में है, छोटा है बच्चा, लिखना स्टार्ट किया उनने। KG1 KG2 का मान लीजिए, बाल वाटिका का मान लीजिए, अभी छोटा बच्चा है, वो सिर्फ दीवारों पे ऐसे ऐसे स्क्रिबल कर रहा है, पेन चला रहा है, पेंसिल चला रहा है, जो भी यूज कर रहा है। वो किस पे चला रहा है? दीवार पे चला रहा है, फर्श पे चला रहा है, कॉपियाँ मिल गई तो कॉपियों पे चलाने लगा, आड़ी तिरछी रेखाएं बना रहा है, मस्त है वो तो इसको हम क्या कहेंगे? देखो स्क्रिबलिंग तो कर रहा है, स्क्रिबलिंग तो कर रहा है। लेखा चित्र विकास, चित्र विकास तो ऐसा कुछ नहीं है। लेखन लेखन कौशल, अभी तो कौशल उतना डेवलप नहीं हुआ क्योंकि बच्चा लिखना सीखा नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या है? स्क्रिबलिंग, उद्गामी साक्षरता। अब देखिए स्क्रिबलिंग किसके अंदर आ जाएगा? उद्गामी साक्षरता या इमरजेंट लिटरेसी। बच्चा जो पढ़ना सीखता है वो स्टार्ट करता है, उसे हम इमरजेंट लिटरेसी के नाम से जानते हैं। इमरजेंस लिटरेसी के अंदर ही बच्चा बहुत सारे कौशल को धीरे धीरे सीखता है। कौशल तो आएंगे नहीं इतनी जल्दी, इमरजेंस लिटरेसी होगा हमारा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी इमरजेंट लिटरेसी या उद्गामी साक्षरता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण किसकी पारस्परिक निर्भरता पर बल देता है? कम्युनिकेशनल लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेशनल लैंग्वेज टीचिंग की बात कर रहे हैं। ये पारस्परिक निर्भरता पर बल किस किस का? ये म्यूचुअल एक्सचेंज है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है। तो निश्चित रूप से ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, भाषा और संप्रेषण, इसमें क्या ही करना है। भाषा का और कम्युनिकेशन का एक दूसरे के साथ साझा व्यवहार, साझा व्यापार, कुछ भी मान लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया के उपाख्यानात्मक अभिलेख रखना चाहते हैं। इस उद्देश्य हेतु आपको किसका प्रयोग करना चाहिए? परियोजना तकनीक, मौखिक तकनीक, अवलोकनात्मक तकनीक, प्रदत्त कार्य। लेट मी टेल यू उपाख्यानात्मक अभिलेख मीनिंग, इसका मीनिंग होगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में हम बच्चों ने जो भी कार्य किए हैं उसके रिकॉर्ड्स रखते हैं, चाहे ड्राइंग हो, चाहे आ, आ, कोई टेस्ट लिया हो, उसका बिहेवियर है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, या कोई स्पेशल बच्चा भी है, तो वो सारे रिकॉर्ड हम पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो आप उनके पोर्टफोलियो रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, इस उद्देश्य हेतु आपको क्या प्रयोग करना चाहिए, किसका प्रयोग करना चाहिए? परियोजना तकनीक, मौखिक तकनीक, ओरल क्वेश्चंस वगैरह हो गया मौखिक, अवलोकन तकनीक, प्रदत्त कार्य, असाइनमेंट वर्क हो गया। तो असाइनमेंट से तो हम ऐसा नहीं करेंगे, असाइनमेंट तो ऐसा है, असाइनमेंट दिया और काम हो गया, हटाओ उधर, तो ये नहीं होगा। मौखिक तकनीक भी नहीं होगी क्योंकि उसका हम रिकॉर्ड कैसे रखेंगे? क्वेश्चन पूछे, बच्चों ने आंसर दे दिया, उनका रिकॉर्ड कैसे बनाओगे? ये तो टोटली इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शंस, सॉरी विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शंस। तो हमारे पास कौन सा है? परियोजना तकनीक, अवलोकन तकनीक। परियोजना तकनीक आप उनको बहुत सारे ऐसे ग्रुप वर्क टाइप का ऐसा कुछ दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अवलोकन ऐसा है कुछ भी कर रहे हैं बच्चे, आप अवलोकन करते जा रहे हैं,
अवलोकन करते जा रहे हैं, रिकॉर्ड्स रखते जा रहे हैं, रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा अवलोकन तकनीक। क्वेश्चन नंबर 54, व्याकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्याकरण नियमों का समूह प्रस्तुत करता है जिन्हें व्यवहार में लाने से पहले कंठस्थ करना चाहिए। व्याकरण भाषा की व्यवस्था है जो हमारे वाचन और लेखन कौशलों को परिष्कृत करती है। विदेशी भाषा के अधिगम में व्याकरण की कोई भूमिका नहीं है। व्याकरण का ज्ञान वाक् में प्रवाह लाने में मदद करता है। तो क्यों क्यों ये क्वेश्चन इतना इजी लग रहा है? शायद आपको लग रहा होगा। देखिए, व्याकरण का ज्ञान वाक् में प्रवाह लाने में मदद करता है। यस करता है मदद, ये तो ठीक है। विदेशी भाषा के अधिगम में व्याकरण की कोई भूमिका नहीं, ये टोटली इनकरेक्ट है, ये तो टोटली इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, लेकिन हम और भी ऑप्शंस को पढ़ेंगे। व्याकरण भाषाओं की व्यवस्था है जो हमारे वाचन और लेखन कौशलों को परिष्कृत करती है। यस, निश्चित रूप से करती है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 4 हमें करेक्ट ऑप्शंस लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, व्याकरण नियमों का समूह प्रस्तुत करता है जिन्हें व्यवहार में लाने से पहले कंठस्थ करना चाहिए, रट लेना चाहिए। नियमों को, व्याकरण नियमों को रट लोगे? रटना तो हमें टोटली अवॉइड करना है, टोटली डिनाई करना है। अगर कोई रेक्टिफिकेशन की बात करे, हटाओ उसको। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 आर इनकरेक्ट ऑप्शंस। तो हमारे पास कौन सा बचा? 4 और 2। तो ज़्यादा बातें कहाँ कवर की गई हैं? हमें बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो इसमें थोड़ी सी बात करी है, व्याकरण का ज्ञान वाक् में प्रवाह, सिर्फ वाक् बोलने की बात करी है सिर्फ। इसमें 3-4 बातें कर दी हैं। भाषा की व्यवस्था जो हमारे वाचन, बोलने की बात कर दी, लेखन, वाचन और लेखन दोनों को परिष्कृत कर रही है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 2। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, ऐसे शिशु और छोटी आयु के बच्चे जिनके परिवेश में आपस में संवाद करने यानी कि भाषा संबंधी अनुभव के अवसर नहीं होते, उनका भाषाई विकास गंभीर रूप से बाधित होता है। ये बाधाएं अनुत्क्रमणीय हैं जिन्हें पलटा नहीं जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली इस व्याख्या को समर्पित करती है? ये एक शब्दावली दी है, एक तरीके के एक सेंटेंसेस का ग्रुप है। उसको कौन सा ऑप्शन अच्छे तरीके से व्याख्या करता है? ऑप्शन है विकास की संवेदनशील अवस्था, सामाजिक भाषिक, अर्थतत्व, सीमेंटिक, सहजवाद। लेट मी टेल यू वन थिंग कि बच्चे जब छोटे रहते हैं तो भाषा सीखते हैं। 1 साल के, 6 महीने के, धीरे धीरे अब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ये एज है ना, बहुत क्रूशियल एज है, बहुत संवेदनशील एज है। इस एज में बच्चा भाषा का अधिकतर भाग सीख चुका होता है, बहुत सारी चीज़ें भाषा की वो सीख चुका होता है। ये पीरियड बहुत क्रिटिकल पीरियड है, इसी को हम भाषा विकास की संवेदनशील अवस्था कहते हैं। तो ये तो आपको बिल्कुल क्लियर इसमें दिख ही रहा है, विकास की संवेदनशील अवस्था। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 1। इसमें और ही क्या बात, सामाजिक भाषा ये क्या है, ये सब पे हम बात नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं 56, व्याकरण शिक्षण किस प्रकार होना चाहिए? व्याकरण शिक्षण कैसे होना चाहिए? ग्रामर टीचिंग कैसी होना चाहिए? इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थियों को लिखित प्रदत्त कार्य करवा कर, राइटिंग वर्क दे दो, हो जाएगी, व्याकरण सिखा दोगे। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे भाषा आपको अब नहीं सिखा पाएंगे, आप व्याकरण नहीं सिखा पाएंगे। सिर्फ लिखित कार्य, ओनली वन थिंग इज नॉट एप्लीकेबल। विद्यार्थियों को नियमों को कंठस्थ रटा दो। ऐसा रटाना तो बिल्कुल ही नहीं है, हटाओ, रट्टाफिकेशन को गोली मारो, हटा दो, वहाँ से दूर करो। ये दोनों ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट, हमने इनका एलिमिनेट कर दिया इनको। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों को पर्याप्त प्रदत्त कार्य देकर, उनको असाइनमेंट दे दो, भर भर के असाइनमेंट दे दो, सीख जाएंगे ग्रामर। ये भी टोटली इनकरेक्ट। संदर्भ में अभ्यास करने के अवसर देना, यस, आप उनको अपॉर्चुनिटीज दो,
भाषा को प्रयोग करने की, ग्रामर को प्रयोग करने की, ग्रामर को यूज करने की, तो भाषा सीखेंगे, वो ग्रामर सीखेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी संदर्भ में अभ्यास के लिए अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 56, आप अपनी कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? भाषा समृद्ध परिवेश सृजित करना है, हमें क्या करना चाहिए? अपनी कक्षा में भाषा प्रयोगशाला की स्थापना करनी चाहिए। अभिभावकों को भाषा खेल व गतिविधि खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे अवसर सृजित करने चाहिए जहां भाषा दिखाई दे, संज्ञान में आए और शिक्षार्थियों द्वारा प्रयोग की जाए। शिक्षार्थियों को कक्षा में संप्रेषण के समय केवल अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखते हैं वन बाय वन ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जाए हमारे द्वारा। अपनी कक्षा में, ऑप्शन नंबर 1, अपनी कक्षा में भाषा प्रयोगशाला की स्थापना करनी चाहिए। लैंग्वेज लेबोरेटरी खोल दोगे तुम, भाषा ऐसे सिखाओगे, ऐसे हो जाएगी भाषा इंश्योर, ऐसे कभी नहीं सिखा पाओगे आप भाषा। लेबोरेटरी कहाँ कहाँ आप खोलोगे? इसमें तो बहुत सारा खर्चा भी होगा, प्रिंसिपल से भी आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, क्या क्या करोगे आप? भाषा प्रयोगशाला इसको तो टोटली हटाना ही पड़ेगा हमें। ऑप्शन नंबर 2, अभिभावकों को भाषा खेल व गतिविधियों खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब अभिभावक, अब ऐसा तो नहीं सभी अभिभावक बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, सबको तो हम बोल नहीं सकते कि भाई भाषा खेल खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, गतिविधियों को प्रोत्साहित करो। अभिभावकों को टाइम ही नहीं है, क्या करोगे फिर? बहुत सारे अभिभावकों को नहीं है टाइम, सबके पास नहीं है टाइम, इसको भी हम हटाएंगे। और ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं, शिक्षार्थियों को कक्षा में संप्रेषण के समय केवल अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सिर्फ एक भाषा को प्रोत्साहित करना ठीक नहीं है, सिर्फ एक भाषा के डेवलपमेंट की बात करना ठीक नहीं है। भाषा समृद्ध कैसे होगी? आप मदर टंग में भी उसको अपॉर्चुनिटी दो, आप उसको फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में भी अपॉर्चुनिटीज़ दो, वो स्वतंत्र करो, उसे बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, उसको बांध के मत रखो कि सिर्फ अंग्रेजी से बांध दो, दिस इज इनकरेक्ट। तो ये भी हमने इसको हटा दिया। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? ऐसे अवसर सृजित करने चाहिए जहाँ भाषा दिखाई दे। भाषा दिखाई दे मतलब आप दीवारों पे लिख दो, आप फर्श पे लिख दो भाषा, आप रूफ पे लिख दो भाषा, ठीक है? संज्ञान में आए, उनके ब्रेन में प्रोसेस करें, आप थोड़ा कलरफुल बना दो राइटिंग को, आप गेम्स बना दो भाषा पे, और बच्चे उनका प्रयोग भी कर पाएँ, तो ऐसे आप भाषा समृद्ध परिवेश को सृजित कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 58, द्वितीय भाषा अधिगम के सिद्धांत में अर्जन, अवलोकन, स्वाभाविक, निवेश प्रधान परिकल्पना जैसी शब्दावली किसने दी है? तो हमने ये शायद पहले ही क्वेश्चन में बात की, क्वेश्चन नंबर 46 में, कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करी नाम चॉम्स्की ने, जो ये बताते हैं कि भाषा स्वतः सीखी जाती है, अर्जित होती है भाषा, समय के साथ साथ बच्चे भाषा सीखते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन चॉम्स्की होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ग्रेडिंग और क्रम में अंतर्निहित है? श्रेणीकरण, आदत निर्माण, स्वाभाविक मार्ग का अनुपालन, नियंत्रित शब्दावली। तो ये इंग्लिश बेसिकली ये इंग्लिश पेडागोजी का क्वेश्चन है। सीटेट ने इसको ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में, उसके बाद सीटेट ने अपने क्वेश्चन पेपर्स में इसको पुट अप किया है। ठीक है, फिर भी हम इसको करते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत ग्रेडिंग और क्रम में अंतर्निहित है? अगर हम ग्रेडिंग और क्रम की बात करें तो ये ग्रेडिंग एंड सीक्वेंस की बात है। इसमें हम देखते हैं ग्रेडेशन को, ग्रेडेशन या श्रेणीकरण, ग्रेडेशन या श्रेणीकरण हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये सब नियंत्रित शब्दावली, ये सब नहीं होगा। स्वाभाविक मार्ग का अनुपालन, आदत निर्माण, ये सब नहीं है। श्रेणीकरण एक प्रॉपर, ये इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो हम बाद में बात करेंगे इसके संबंध में, जब इंग्लिश पेडागोजी की बात करेंगे उसमें हम इसको कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, आपके संज्ञान में यह बात आई कि आपके विद्यार्थियों को लक्ष्य भाषा के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए और उन्हें अनुकरण व प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि कौन सी है?
संप्रेषणात्मक, श्रव्य भाषिक विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। चलिए देखते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। आपके संज्ञान में क्या बात आई कि आपके विद्यार्थियों को लक्ष्य भाषा के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए। लक्ष्य भाषा जैसे मदर टंग मीजो है, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज या इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज जो भी मान के चलो, वो टारगेट लैंग्वेज मतलब जो हम लैंग्वेज पढ़ाने वाले हैं, जो सिखाने वाले हैं, वो टारगेट लैंग्वेज हो गया। लक्ष्य भाषा जो टारगेट लैंग्वेज है, उसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए और उन्हें अनुकरण करने व प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो अनुकरण की बात कर रही है, जो रिपीटेशन की बात कर रही है, टीचर बोलेगा बच्चे रिपीट करेंगे, इसकी बात चल रही है। इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? तो देखते हैं, नीचे से ऊपर चलते हैं। प्रत्यक्ष या डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ये है कि जो टारगेट लैंग्वेज है सिर्फ उसमें ही बात करना है, उसमें रिपीटेशन अनुकरण की ऐसी कोई भी बात नहीं होती, उसमें ही बात करना है, उसमें ही कोई भी असाइनमेंट है, कुछ भी है, उसमें ही करेंगे टारगेट लैंग्वेज में। व्याकरण अनुवाद विधि, इसमें बाइलिंगुअल काम चलता है। जैसे टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, मदर टंग हिंदी है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का ट्रांसलेशन के आधार पर हम काम करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, ये भी नहीं होगा। ये अनुकरण की बात कर रहे हैं। श्रव्य भाषिक विधि, ये ऑडियो लिंगुअल विधि है। ऑडियो लिंगुअल में ये है रिपीटेशन होता है, अनुकरण होता है, वो हमारा ये हो गया। करेक्ट ऑप्शन हमारा यही होना चाहिए। देखते हैं ये भी, संप्रेषणात्मक भाषा विकास, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें अनुकरण सिर्फ अनुकरण की बात नहीं कही गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 होगा। सो हमारे 15 क्वेश्चंस हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।